लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वहां के टेम्पलेट में एक और बात जानते क्या थी? वहां कट्टरपंथी तबकों को इग्नोर करने का काम सरकार ने ऐसा किया कि जब तक 2018 में ईस्टर संडे पे गिरजाघरों में बम विस्फोट की भयानक घटना नहीं हो गई, तब तक सरकार नहीं चेती। और उसके बाद जो वातावरण बना, वहां से इंडस्ट्री ही, इन्वेस्टमेंट ही आना नहीं रुक गया जनाब। सबसे बड़ा स्रोत फॉरेन एक्सचेंज का श्रीलंका में टूरिज्म था और आतंकवाद के चलते टूरिज्म खत्म हो गया। यह वही टेम्पलेट है कि भारत की औद्योगिक राजधानी पे हमला होगा मगर कुछ नहीं किया जाएगा। इस टेम्पलेट को भी याद करिए। इसलिए वहां से अगर सीख लेनी है तो मैं तौसीफ शान से भी कहना चाहता हूं, जैसे श्रीलंका की सरकार चंद वोटों के चक्कर में उन सारे कट्टरपंथी तंजीमों को इग्नोर करती चली गई और उसके अंजाम वहां कानून व्यवस्था बिगड़ने के रूप में हुए, वह परिस्थिति न होने पाए, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी एक देश के ऊपर आप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट उन्होंने चाइना को दिया, चाइना से आने वाले ऋण के ऊपर वो जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इसके बाद उन्होंने हैवी टैक्स कट कर दिया। वो सारे एक आर्थिक कारण है, मगर मैं आर्थिक के साथ राजनीतिक दोनों विषय कहना चाहूंगा। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप टैक्स को कट करेंगे पॉपुलरी होने के लिए, आप परिवार की जेब भरेंगे, उसके बाद आप कट्टरपंथी आतंकवाद के साथ एक सीमा से ज्यादा जाकर समझौता करेंगे तो आप विनाश को न्योता देंगे। वह सामने दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया और मैं यह भी बता दूं मान्यवर, जिस समय भारत के इतिहास में 2 ही बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है। एक बार 1991 अगस्त में, जिस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, एक बार 1967 में, उस समय कोई मिस्टर सेन वित्त मंत्री थे और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। दोनों बार आप लोगों के जलवाए जलाल दौरे हुकूमत में यह हुआ है। और भारत चीन से आगे था 1973 तक, हमारी तुलना चीन से थी। और दुर्भाग्य है कि आज भी आप ही लोग जिन्होंने हमको चीन से इतना पीछे किया, आज श्रीलंका से तुलना कर रहे हैं। 1973 तक हर मामले में हम चीन से आगे थे और पीछे होने शुरू हुए जब आपकी इंदिरा जी की सबसे शक्तिशाली सरकार थी उस दौर में। और मैं दर्शकों से कहता हूं, ये सारे फैक्ट है, जाके कोई नेट पे चेक नहीं। ये जो फैक्ट है, ये आलोक भाई, एक मिनट, आलोक भाई आपके पास आ रहा हूं। आलोक भाई आपके पास आ रहा हूं। सोना गिरवी आपने बोला वीपी सिंह सरकार में रखा गया था, मैं उत्तर दूं? हाँ जी आलोक शर्मा। जुलाई 1990 में किसकी सरकार थी जब एग्रीमेंट हुआ था कि सोना गिरवी रखेंगे? चेक कीजिए सारे फैक्ट्स अपने। पिछले 1 साल के अंदर चीन से 2.5 गुना इंपोर्ट बढ़ा। क्या शहनवाज किसकी सरकार थी भाई? इमरान खान की सरकार है क्या देश के अंदर? चाइना 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 कर रहे हैं आप। पिछले 1 साल के अंदर 2.5 गुना इंपोर्ट बढ़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भट्टा बैठ गया है। जुलाई 1990 में एग्रीमेंट वीपी सिंह सरकार के समय पे हुआ। उसके बाद जो हालात सोना गिरवी रखने का फैसला किसकी सरकार में हुआ था? सब देश ने देखी। कब रखा गया? वीपी सिंह सरकार में हुआ है। नहीं, कब रखा गया? जुलाई 1990 में किसकी सरकार है? मैंने अभी डेट चेक की। कौन सी सरकार में? अरे कहां जुलाई 1990 में एग्रीमेंट हुआ भाई? नवंबर में सरकार गई। 6 महीने में नवंबर के बाद, एक मिनट सर, एक मिनट, दिसंबर 1949 में, साधुंशु भाई, एक 4 दिसंबर 1989 को सरकार बनी। अरे भाई सुनिए ना भाई, जरा गजब का है, इसे कहते हैं काकतालीय न्याय। 1990 में फैसला यानी एक पेड़ की डाल गिरने वाली थी, अचानक एक पक्षी आकर जुलाई उस पे 90 बैठा, में वीपी पक्षी सिंह के की बोल से सरकार है। डाल फैक्ट गिर चेक कर लीजिए। और उसके बाद अगर दूसरी बार कभी पर रखा गया है तो मोदी साहब की सरकार दिखाइए कहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। दूसरी चीज, एक मिनट सर, एक मिनट, बोलिए। मैंने डेट चेक करके बोला है। दूसरी चीज सर, एक मिनट सर सुनिए, अब जरा सर सुनिए ना, बीच में देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। क्लैरिटी होना जरूरी है, किसकी सरकार में रखा गया? डिवैल्यूएशन जरूरी है। अगर आप एग्रीमेंट करें तो एग्रीमेंट दिखाइए। एग्रीमेंट दिखाइए, कहां है एग्रीमेंट की सरकार? वीपी सिंह की सरकार, जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी अपने आर्थिक एजेंडे पर, अपने राम मंदिर के एजेंडे पर, उस सरकार ने भट्टा बैठाया और उसी सरकार ने फैसला लिया, उसी सरकार के कैबिनेट ने फैसला लिया। और कुछ सुनेंगे? जुलाई की डेट है, देख लीजिएगा, जुलाई का महीना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी दूसरे राष्ट्र से सीख ली जाए, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है यही सर्वज्ञानी? मोदी जी को ऐसा क्यों लगता है कि यही सर्वज्ञानी? श्रीलंका की छोटी सी इकोनॉमी थी, छोटी सी आबादी है, छोटा सा देश है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। जितना यूरोप एक हफ्ते में खाता है, हम शाम के टाइम एक समय में उतना भोजन हमें चाहिए।
अगर अर्थव्यवस्था डीरेल होगी तो कौन संभालेगा? मोदी जी ने तो कह दिया मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। कौन संभालेगा यहां पर? क्या विपक्ष नहीं चेताए? क्या विपक्ष नहीं बताए कि जीडीपी का 90% आप लोन ले चुके हैं और 113% पर श्रीलंका की यह हालत है? मुझे लगता है भ्रामक आंकड़े न दिए जाएं, आज सच्चाई देश के सामने बताई जाए। आज जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही, भाई फिर भुखमरी के इंडेक्स में नीचे क्यों जा रहे हैं? 50 साल का बेरोजगारी का दर सबसे हाईएस्ट क्यों है? 5% खुले आटे के ऊपर, खुली दही के ऊपर आपको टैक्स क्यों लगाना पड़ रहा है? पेट्रोल और डीजल के दाम इतने क्यों हैं? अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो डेट टू जीडीपी की इतनी चिंता है तो कौन से राज्य टॉप पर है? राजस्थान इन सवालों के ऊपर कौन से राज्य टॉप पर है? पंजाब में अभी आप ही की सरकार थी। अरे भाई फिर मैं कहूंगा ये राज्यों में बांटना, श्रीलंका में भी यही हो रहा है। राज्यों में तो राहुल गांधी ने बोला था यूनियन ऑफ स्टेट्स, पूरे देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स तो राहुल गांधी जी ने बोला था। भाई मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी जी गुजरात में जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे, गुजरात पर कर्जा कितना था? और मोदी जी आए तो 7 गुना जीडीपी स्टेट्स का जो हरियाणा का हाल है। डेट टू जीडीपी जो स्टेट्स का है वो कंसर्न नहीं है क्या? जीडीपी का 50% पंजाब पर तो पूरे देश की बैठी पड़ी है। डेट टू जीडीपी कर्जा -24% जीडीपी जब 50% पंजाब का, राजस्थान का 40-45%। अरे भाई राजस्थान की तुलना आप गुजरात से करेंगे क्या? एक बीमारू राज्य की तुलना, इकोनॉमी के शब्दों में एक बीमारू राज्य की तुलना आप डेवलप्ड स्टेट से करेंगे क्या? तो गुजरात की तुलना फिर केरल से कर लीजिए आप, पर कैपिटा इनकम में पता चल जाएगा। टॉप 5 में यही राज्य है, मत बांटिए। गुजरात नहीं है टॉप 5। अर्थव्यवस्था खराब है, उसको मानिए। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था खराब है, उसको मानिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक कमेंट बाकी का ले लो फिर। ग्रोइंग इकोनॉमी थे, ठीक आज 193 में से 164 पे आ गए। आपको कंक्लूडिंग कमेंट स्वामी को बाहर फेंक दीजिए। वरुण गांधी चिल्ला के कह रहे हैं सुशांत सरीन हो गया सर, हो गया सुशांत सरीन। मैं बोलूंगा नहीं, बोलिए सर। नहीं बिल्कुल नहीं, अपने टर्न पर बोलेंगे। सुशांत सरीन बोलिए आप सर। एक मैं वजाहत कर दूं कि 1991 में जब सोना गया था तो उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार थी और वित्त मंत्री वो थे जो आजकल विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा जी। और मैं मानता हूं कि वो जो डिसीजन लिया गया था सोना को गिरवी रखने का, वो बिल्कुल ठीक लिया गया था, नहीं तो आपका दिवालिया निकलने वाला था। दूसरी चीज ये कि हमको ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी वो शायद सबसे मुश्किल दौर में भारत की उसने कमान संभाली थी और भारत की अर्थव्यवस्था उसने वापस पटरी पर लेके आई थी। तो और नरसिम्हा राव जी को सभी ने इग्नोर किया, कांग्रेस पार्टी ने भी उनको त्याग दिया। जो उनके सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे उनको त्याग दिया उन्होंने जितना इस देश के लिए किया, जिस परिस्थितियों में वो आए थे सत्ता में, जो कुछ वो करके गए, मेरे ख्याल जितना हम उनका शुक्रिया करें उतना कम। तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि देखिए, आप बात करते रहिए जितनी मर्जी डेट, जीडीपी, ये वो, अगर आप प्रॉपर उसका आंकलन नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि पेमेंट कैपेसिटी आपकी क्या है। yes. अमन, अगर आप कल को एक मकान खरीदते हैं, आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है लेकिन आपकी किस्त जो है वो 80,000 रुपए है, तो आप मकान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने घर में खाना भी खाना है। अगर लेकिन आपकी जो किस्त है वो 20,000 रुपए है तो शायद आप वो मकान खरीद सकते हैं, उस किस्त को पे कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है, रिलेटिव टर्म्स में देखना पड़ता है कि आपको ये भी देखना है कि जो आपका जो कर्जा जो ये बात कर रहे हैं अपना आलोक जी जो एक चीज को जिस पर थोड़ा सा पर्दा डाल रहे हैं वो ये है कि आप टोटल डेट की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अगर एक्सटर्नल डेट की बात करें, जो आपने विदेशी मुद्रा में जो डेट लिया हुआ है, अगर आप उसकी बात करें तो वो लगभग 20% है, 19.9% है वो। बाकी जो रुपए में आपने कर्जा लिया हुआ है वो तो आप वैसे भी मैनेज कर सकते हैं। विपदा आपको होती है विदेशी मुद्रा में जो आपने कर्ज लिया है उसको मैनेज करने की, और वो एमिनेंटली मैनेजेबल है। क्योंकि अगर आप उसका रेशो देखें, डेट सर्विसिंग का रेशो देखें तो लगभग 6% पे है। तो मतलब कि क्या बात कर रहे हैं आलोक जी, बाकी आलोचना करनी है तो जितनी मर्जी करते रहे, लेकिन आर्थिक तौर पर वो जितनी उन्होंने बहस की उसका कोई तथ्य नहीं है। ठीक है विजय सरदाना जी, वही 19.9% एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी और वो था 119% श्रीलंका का, हमारा 19.9% एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी। विजय सरदाना देखिए बिल्कुल सही बात है, और जो फॉरेन डेट्स हैं उसमें भी हमें समझना होगा कि कितना डेट सरकार ने लिया है और कितना डेट प्राइवेट सेक्टर ने लिया है। क्योंकि जो डेट प्राइवेट सेक्टर लेता है उसकी सर्विसिंग प्राइवेट सेक्टर को करनी है, उस एंटरप्रेन्योर को करनी होती है। तो सरकार का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा
कि अगर आप डेट सर्विसिंग कर सकते हैं तो डेट लेना कोई बुराई नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम का काम डेट देना ही है। और अभी जो बात हो रही थी डेट टू जीडीपी, तो आलोक जी ने कहा कि चेताना जरूरी है। तो सर आप अपनी स्टेट्स को बताइए ना कि जिनके यहाँ पे 50 और 40% डेट सर्विसिंग, डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया है, आप उनको क्यों नहीं ज्ञान देते हैं? और जहां तक बात गुजरात की है, तो गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो 23 है। और पिछले 20 साल में या 22 साल से तो बीजेपी की सरकार है गुजरात में, आप उसको बोल रहे हैं वो डेवलप्ड स्टेट हो गया। और राजस्थान में आप सरकार चला रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो पुअर स्टेट है। तो किसका ऊपर लांछन लगा रहे हैं आप और किसको क्रेडिट दे रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब तो तौसीफ अहमद खान, उसके बाद नहीं एक मिनट सर, बीमारू तो नहीं कहना चाहिए ना। आप बीमारू किस स्टेट को कह रहे थे? आलोक जी आप बीमारू क्यों कह रहे थे? और 5 साल पहले राजस्थान आपने बीमारू कहा है। गजब है भाई। आलोक जी आपने बीमारू राज्य कहा, अभी कौन से राज्य को आपने बीमारू कहा? इकोनॉमिक्स में बीमारू कहा जाता है। आपने बीमारू राज्य, आपकी सरकार वहां पर एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी है, तो आप चलिए ठीक है, मैं एक मिनट तौसीफ अहमद अरे भाई पूरी तरह से एनसीईआरटी की किताबों में भी लिखा हुआ है। तौसीफ उसके बाद लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 10 साल तक पंजाब में किसकी सरकार थी? तौसीफ सवाल ये है, भारत में श्रीलंका जैसे हालात, ये चिंता है या मन्नत है? 3 साल पहले किसकी सरकार थी? तौसीफ चिंता है या मन्नत है? 3 साल में क्या नहीं, देखिए चिंता को आप चिंता के तौर पे नहीं लेना चाह रहे। बीजेपी को ये बुरा लग रहा है कि कोई उसे आईना क्यों दिखा रहा है। बीजेपी का ये एक विक्टिम पॉलिसी हो गया है कि सब जगह खुद को ही विक्टिम बना लो। देश में पिछले 7 साल से शासन वो कर रहे हैं, देश के खजाना पे कब्जा बीजेपी का है। पीएम फंड में जो रुपया आता है उसका खर्च कहाँ होता है ये नहीं बताते वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके। और उसके बाद में कहते हैं कि भाई हम ही विक्टिम है, प्रधानमंत्री विक्टिम बन गए। देश का जो अपोजिशन है उसका ड्यूटी है कि प्रधानमंत्री को आईना दिखाया जाए, और वो आईना दिखा रहे हैं। वो आईना दिखा रहे हैं भाई, मन्नत और वो बद्दुआ नहीं है, वो आईना दिखा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। सुधांशु जी लास्ट 30 सेकंड, वो सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं। नहीं, अगर आईना देखे तो आप जो देश के खजाने की बात कह रहे हैं, तो देश का खजाना तो बड़ा है। इस समय ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ऑल टाइम हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, 70,000 स्टार्टअप्स हैं जो आपके जमाने में 400-500 थे, 100 यूनिकॉर्न है। और जिन लोगों ने बेरोजगारी की बात कहते हैं, तो ईपीएफ में फरवरी के महीने में ही 14.5 लाख लोगों ने, यानी जिन्होंने प्रोविडेंट फंड कटवाना शुरू किया है, वो तो नौकरी कर रहे हैं, तभी तो प्रोविडेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कटाना